काजल की विदाई हो चुकी थी और वो कार में बैठकर अपनी पति मयंक के साथ ससुराल की ओर बढ़ी चली जा रही थी। उसके चेहरे पर थोड़े घबराहट के भाव दिखाई दे रहे थे तो मयंक ने हौले से उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाए हुए कहा, क्या बात है काजल, तुम घबराई हुई सी लग रही हो। देखो, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ सब अपने ही हैं। काजल धीरे से बोली, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बस मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। मयंक ने धीरे से पूछा, तुम्हें किस बात की घबराहट हो रही है, मुझे बताओ। अब आगे तुम्हारी हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ खड़ा रहूँगा। तुम मुझे तो बता ही सकती हो। काजल की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी कि मुझे नई जिम्मेवारियों से डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे डर केवल इस बात से लगता है कि ससुराल में हम सास बहू के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में सुख शांति और सुकून से रहने की आदत है। मयंक मुस्कुरा उठा और कहने लगा, अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मम्मी भी घर में को बहुत शांति बना कर रखती है। मेरी माँ कोई विलेन नहीं है, वो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करेगी। उसकी बात सुनकर काजल खामोश रह गई, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि एक बेटे के लिए माँ तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही वो सास बनती है पता नहीं उसे क्या हो जाता है। खैर, काजल जब ससुराल पहुंची तो उसकी सास जानकी जी ने बहुत प्यार से आरती उतारकर उसका स्वागत किया। सभी रिश्तेदार यही कह रहे थे कि काजल, तुम्हें बहुत ही प्यारी सास मिली है, इनका व्यवहार बहुत मधुर है। ससुराल में ये तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देगी। काजल को भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि उसे इतना बढ़िया परिवार मिला है। मयंक से तो वो फ़ोन पर बातचीत करने के बाद बहुत पहले ही जुड़ चुकी थी और आज अपनी सास की तारीफ़ सुनकर उसे भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी काजल को ससुराल की टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि उसकी बहुत सारी सहेलियों ने शादी के बाद उसे यही बताया था कि उसकी सास अच्छी नहीं है, तो काजल को भी डर लग रहा था कि कहीं उसकी सास भी बुरी ना निकले। लेकिन आज सबकी बातें सुनने के बाद उसे लग रहा था कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। कुछ रस्मों के बाद जब वो अकेले कमरे में बैठी थी तभी उसकी मौसी का फ़ोन आया। वो कहने लगी, काजल कैसी हो बेटा, ससुराल में सभी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार तो कर रहे हैं ना। काजल चहकते हुए बोली, हाँ मौसी, और पता है सभी लोग कह रहे थे कि मेरी सास बहुत अच्छे स्वभाव की है और रिश्ते भी कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। अगर शुरुआत में ही उनकी आकृति बिगड़ गई तो धीरे धीरे ये रिश्ते और भी बिगड़ने ही चले जाते हैं। इसलिए शुरुआत में तुम इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारी सास तुमसे किसी बात पर नाराज़ ना हो जाए। अब मौसी की बात सुनकर फिर से काजल की थोड़ी चिंता होने लगी थी। तभी उसकी बुआ सास की बहू उसके लिए खाना लेकर आई तो वो सारी चिंता को दूर हटाकर खाना खाते हुए उससे बातचीत करने लगी। सबसे बातचीत करके तो यही लग रहा था कि उसकी सास बहुत ही खुले विचारों वाली महिला है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताने वाला था। शादी के बाद के 2 महीने तो बड़े ही अच्छे से गुजर गए। अब धीरे धीरे उसकी सास जानकी जी को बहू के हर काम में रोकने टोकने की शुरुआत
व्यक्त कर चुकी थी। शुरुआत में तो जानकी जी ने बहू की कुछ बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे अब यही बात उन्हें चुभने लगी थी। जैसे कि काजल को सुबह सवेरे चाय के साथ बिस्किट लेने की आदत थी और उसकी सास चाय के साथ कुछ नहीं लेती थी, तो वो बहू को भी केवल चाय पीने के लिए कहने लगी। अब काजल हैरान रह गई कि कोई किसी के खाने पीने की आदतों को कंट्रोल कैसे कर सकता है। इस बात पर काजल ने विरोध किया तो उसकी सास कहने लगी कि बहू तो हमारी बात मानती ही नहीं है। ये बात काजल को बड़ी बुरी लगी। अब उसकी सास उसके हर काम में छोटी छोटी गलतियां निकालकर उसे कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। उसके बने खाने में भी वो नुक्स निकालती रहती थी। एक दिन ऐसे ही काजल ने दोपहर के खाने में राजमा चावल, भरवा बैगन, रोटी और रायता बनाया था। उस दिन उसके ससुर और पति की छुट्टी थी, तो सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। उसके ससुर जी ने जैसे ही खाने का पहला निवाला मुंह में डाला, वैसे ही वो उसकी तारीफ करते हुए कहने लगे, बहू तुम तो बहुत बढ़िया खाना बनाती हो। तुम्हारा बनाया टिफ़िन जब मैं ऑफिस में खोलता हूँ तो सभी लोग खुशबू से ही खींचे चले आते हैं। मैं तो भाई उन लोगों को कह देता हूँ कि मेरी बहू मिट्टी में ही नमक हल्दी डाल दे तो पकवान बन जाए। सच में बहू, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो मैंने पहले कभी खाया ही नहीं। सास को बहू की ये तारीफ हजम नहीं हुई और सास ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे मुझे तो ये सब्जी कुछ खास नहीं अच्छी लगी। अगर सच में बहू ने मिट्टी में नमक हल्दी डालकर परोस दिया तो क्या आप खा पाएंगे? ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप? खाने की तुलना आप मिट्टी से कैसे कर सकते हैं? बोलते बोलते सास का चेहरा गुस्से में लाल हो गया और ये बात काजल को भी समझ में आ गई थी कि उसकी आंखों में आंसू टपकने उठे और वो सोचने लगी कि सास को बहू की तारीफ हजम क्यों नहीं होती है। उमा शंकर जी उस वक्त कुछ नहीं बोले। वह बस गहरी निगाहों से अपनी पत्नी के चेहरे की ओर देखते रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि समस्या क्या है। जब खाना खाने के बाद सभी अपने कमरे में चले गए, तभी उमा शंकर जी भी अपने कमरे में पहुँचे। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया तो जानकी जी चौंक गई और कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? घर में बच्चे हैं, क्या वो सोचेंगे? उमा शंकर जी कहने लगे, घर में बच्चे हैं तो वो समझ जाएंगे कि माता पिता को कुछ ज़रूरी बात करनी होगी। वैसे भी जब तुम खुलेआम बहू को रुला रही थी तब तुमने नहीं सोचा कि बच्चे क्या सोचेंगे। ये सुनकर जानकी जी हैरानी से अपनी पति के चेहरे की ओर देखने लगी तो उमा शंकर जी उन्हें कंधे को थामते हुए कहा, देखो भगवान, जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं और परिस्थितियां ऐसी होती है जो बार बार हमारी आंखों के सामने आती है। ऐसे में अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम उस घटना से सीख लेकर खुद में सुधार करना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें
कोशिश करनी चाहिए कि वो गलती हम किसी और के साथ ना करें। याद है तुम्हें जब हमारी नई नई शादी हुई थी और तुम ससुराल में रहती थी, तब मेरे माता पिता भी तुम्हारे बनाए खाने में नुक्स निकालते थे। उस समय तुम्हें कितना बुरा लगता था। मैं बीच बचाव करने की कोशिश करता था तो वो लोग मुझे जोरू का गुलाम कर रहे थे। तब मैं भी खामोश रह जाता था। तुम्हारे छोटे मोटे काम में मेरी माँ नुक्स निकालती रहती थी, जिसके कारण धीरे धीरे ससुराल में रहना तुम्हें बोझ के जैसे लगने लगा। इसी बीच मेरा ट्रांसफ़र हो गया और हम यहाँ चले आए। तब जाकर तुम्हें राहत की सांस ली। क्या तुम यही चाहती हो कि तुम्हारी बहू भी तुम्हारे पास रहने में घबराने लगे? मेरी मम्मी पापा के पास तो छोटे भाई रह गया था, क्योंकि उसने वहीं पर राशन की दुकान खोली थी। लेकिन तुम्हारा तो एक ही बेटा है। क्या हम प्यार से मिलजुल कर खुश नहीं रह सकते, ताकि भविष्य में कभी उन लोगों को हमसे दूर जाने का मन ही नहीं करे? सास बनते हैं, पता नहीं तुम औरतों को क्या हो जाता है। बहू के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हो और अपना समय भूल जाती हो। पति की बात सुनते सुनते जानकी जी की आंखों में आंसू बहने लगे थे, क्योंकि उन्हें अपना पुराना समय याद आ गया था। उन्होंने भरे हुए आंखों से अपने पति की ओर देखा, फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आप ठीक कहते हैं जी। इतने दिनों में सारा घर मैंने ही संभाल रखा था। अब जब बहू आ गई और बात बात में आप और मयंक उसकी तारीफ करने लगे, तो मुझे बहुत से जलन होने लगी। सही में सास बनने की बहू की तकलीफ़ क्या होती है वो मैं भूल गई थी। मुझे बहू को घर में बेहतर माहौल देना चाहिए था, ताकि उसके मन में हमारे प्रति कोई कड़वाहट न आए। आपने तो एक सकारात्मक शुरुआत की थी और बहू के बने खाने की तारीफ की थी, लेकिन मैं ही जलन के कारण उसके बनाए खाने में नुक्स निकाल रही थी। अब हम बाहर भी तो खाना खाने जाते हैं, तब तो हम किसी को नहीं कोसते हैं, लेकिन घर की बहू जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहने वाली होती है, हम उसे छोटे छोटे बातों में कोसने लगते हैं। लेकिन अब से मैं अपने आप में बदलाव लाऊंगी, क्योंकि आपने मेरे सोचने का ढंग बदल कर रख दिया है। पत्नी की बात सुनकर उमाशंकर जी मुस्कुराकर शाम को जब बहू ने चाय और पकौड़े बनाए, तब जानकी जी ने देखा कि बहू का चेहरा उतरा हुआ है। उन्होंने पकौड़े खाते ही झट से कहा, बहू पकौड़े तो बहुत करारे बनाए हैं। तुमने ऐसे पकौड़े तो मैं कभी नहीं खाई। सास के मुंह से तारीफ सुनने के उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसे देखकर जानकी जी का हृदय भी आनंदित हो उठा। उन्होंने आंखों ही आंखों में अपने पति को धन्यवाद दिया। तभी मयंक भी वहाँ पर आ गया। बहू भी सास बहू के चेहरे पर खुशी देखकर खुश हो गया, क्योंकि लंच के समय सभी के चेहरे पर एक तनाव सा था। उमाशंकर ने भी राहत की सांस ली कि उन्होंने अपने परिवार को